ओके, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस इवेंट्स, और फिर बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं वो तो बहुत सिंपल है। ओके, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं इसके कुछ डेफिनेशंस होते हैं। पहला होता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस वो सारे इवेंट्स का कलेक्शन है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स से सैम्पल स्पेस में n इवेंट्स हैं, इनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम 1 to n। अब सैम्पल स्पेस में से वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इवेंट्स टू बी ट्रू। लेट्स से वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी that these two events will be selected from the entire sample space. Okay, so probability will be equal to कितने हमें सेलेक्ट करने हैं which is 2 divided by कितने sample space में है which is n. Okay, so probability will always be between 0 and 1. It can never be greater than 1 because sample space से ज़्यादा आप select नहीं कर सकते, और 0 मिनिमम है because कुछ नहीं करोगे that is the least that you can do. तो फॉर एग्जांपल अगर एक बकेट है जिसमें 3 ऑरेंजेस हैं, 2 एप्पल्स हैं और 5 बनानास हैं, या 2 बनानास हैं और 5 ऑरेंजेस हैं, तो इसका सैंपल स्पेस हो गया 10 फ्रूट्स। ओके, if you want to select the probability, if you want to find the probability of selecting bananas, so probability of selecting a banana will be 2 divided by the number of elements in the sample space which is 10, so 0.2. ओके, अब जनरली प्रोबेबिलिटी में वेन डायग्राम से बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। सो लेट्स से दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, दिस इज इवेंट सी, और इवेंट ए में होने के चांसेस हैं हमारे 25%, इवेंट बी होने के चांसेस हैं 40%, इवेंट सी होने के चांसेस हैं 35%। तो ये तीनों हमारा सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय उस इवेंट का जो नंबर है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर विच इज 100। ओके, अब दो टर्म्स हैं, एक है एग्जॉस्टिव इवेंट्स और एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जिनमें कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने वो फ्रूट्स वाला एग्जाम्पल देखा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बनाना एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन ऑरेंज, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें थी। सो दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता। सो सेलेक्टिंग अ बनाना एंड सेलेक्टिंग एन एप्पल, दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब let us take an example of an event which is not mutually exclusive. Let us say एक क्लास में 50 मेल्स हैं और 50 फीमेल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 100। उन 100 स्टूडेंट्स में से 60 प्ले क्रिकेट और 40 प्ले फुटबॉल। So the probability of selecting a male, the event that you select a male and the event that you select a student who plays football, ये दोनों mutually exclusive नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेल फुटबॉल खेलते हों और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फीमेल फुटबॉल खेलती हो। तो इवन दो वी आर सेलेक्टिंग डिफरेंट इवेंट्स बट दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक दूसरे से इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो अगर वेन डायग्राम में हम डिस्क्राइब करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सो इवेंट्स ए एंड इवेंट्स बी अगर एकदम सेपरेट हो देन दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट अगर एक कॉमन इंटरसेक्शन हो इस तरह, then these two events are not mutually exclusive.
ठीक है, अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? जिनका सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 हो। सो फॉर एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल में बनानास, ऑरेंजेस और एप्पल्स को सिलेक्ट करना इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बनाना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑरेंज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्पल इज इक्वल टू 1। और नॉन एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं जिनका सम 1 ना हो। ठीक? तो मान लो अगर बकेट में और कोई फ्रूट भी होता, स्ट्रॉबेरी होती, तो दिस प्रोबेबिलिटी वुड हैव बीन लेस देन 1। उस केस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स ना होते। ठीक है, अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए उसके होने की प्रोबेबिलिटी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। okay, so this is equal to 1 minus probability of a। यहाँ पर ए सी is also known as the complement of a। so probability of the complement of an event happening is 1 minus the probability of that event happening। अब इसमें वेन डायग्राम से अगर देखें तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। लेट्स से दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, तो ये जो कॉमन एरिया होगा दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वेन डायग्राम से आसान से समझ सकते हैं बिकॉज जो कॉमन एरिया है वो 2 बार ही आ रहा है, तो एक बार हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ए और बी को हम ए यूनियन बी भी लिखते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। फिर आते हैं डी मॉर्गन्स लॉस। डी मॉर्गन लॉ सेज दैट ए इंटरसेक्शन बी complement is equal to a complement intersection b complement। this is the first De Morgan law। और सेकेंड डी मॉर्गन लॉ है a इंटरसेक्शन b complement is equal to a complement यूनियन b complement। इसको प्रूव करो वेन डायग्राम से। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉज है। याद करने का तरीका बहुत आसान है। अगर कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर है, उसको अगर सेपरेट करना है तो बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं। अगर बीच वाला इंटरसेक्शन है तो बीच वाले को यूनियन कर देते हैं, बीच वाला यूनियन है तो बीच वाले को इंटरसेक्शन कर देते हैं। अब आता है हमारा, ओके, तो अब ये आसान चीजें खत्म हो गई। अब हम इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते हैं विच इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कि अगर एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके होने के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कि हम प्रोबेबिलिटी पर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि पहला इवेंट पहले ही हो चुका है। सो लेट्स से ए एंड बी आर टू इवेंट्स गिवन बाय दीज टू वेन डायग्राम्स। सो ये ए का वेन डायग्राम, ये बी का वेन डायग्राम। सो probability of A will be given by this shaded area जो पूरे A का है। ठीक है, probability of B will be given by this shaded area, ये पूरे B का है। probability of A union B will just be this common area।
अब देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। सो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज हैपेंड, और दूसरी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज हैपेंड। तो पहली वाली में क्या रहा है कि बी अगर हो चुका है ऑलरेडी, तो ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर बी ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब हमारा सैंपल स्पेस जो है इस वाले पार्ट में रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में ये वाला एरिया आएगा, ये वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी आएगी। अब बी ऑलरेडी हो चुका है और इसके बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस एरिया में से हम जो कॉमन एरिया है वो वाला परसेंटेज निकालेंगे। सो पी ए गिवन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसको समझने के लिए वेन डायग्राम से देखो, बी ऑलरेडी हो चुका है तो सैंपल स्पेस यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। सिमिलरली सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो इस केस में हमारा जो सैंपल स्पेस है वो होगा ये वाला, क्योंकि ए ऑलरेडी हो चुका है। अब ए ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद बी भी हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इस पूरे एरिया में से कॉमन एरिया का फ्रैक्शन। So this probability will be given by P A union B divided by P of A। ठीक है, ये मतलब समझ आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जिनके खुद की प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने या ना होने पे डिपेंड ना करे। तो जैसे हम देखते हैं इस केस में ए के खुद की होने की प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए विच विल बी दिस एरिया आउट ऑफ द टोटल एरिया विच इज 1। ये है ए के खुद के होने की प्रोबेबिलिटी। अब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब होंगे कि अगर ए के खुद के होने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी कि जब बी हो भी जाए तब भी ए के होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। That means A and B will be independent if P of A is equal to P of A given B has already happened। यानी कि B के होने या ना होने से उसे फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रोबेबिलिटी सेम रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P of B is equal to P of B given A has happened। B के भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, A के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, सो वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया है एज इट इज। सो इससे हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसका मतलब द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज हैपेंड। सिमिलरली जो सेकंड वाले कंडीशन है उससे भी टेस्ट करो, यही सेम कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट है दो इवेंट्स के इंडिपेंडेंस होने का। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी।
जो सिर्फ ये वाला एरिया है जो बी में नहीं है, लेट अस से दैट एरिया इज 1, कॉमन एरिया इज 2, एंड जो सिर्फ बी में है दैट एरिया इज 3. सो 1 वाला एरिया इज 30%, 2 वाला एरिया इज 40%, और 3 वाला एरिया इज 30%. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 0.7. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0.7. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज हैपेंड कितना हो जाएगा? तो इसमें हम 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 करेंगे, विच विल बी 0.4 अपॉन 0.7. तो क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं? या तो आप ये चेक कर सकते हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू पी ए बी बी. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है. या आप ये भी चेक कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज हैपेंड. तो देयरफॉर दीज टू इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट. यानी कि अगर एक इवेंट बी हो जाता है तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाती है. What is the probability of B given A has happened? अब थोड़े नंबर्स इसमें चेंज कर देते हैं. This is 0.4, this is 0.2, and this is 0.1 और 0.5. अब सारे आंसर्स दोबारा से चेक करो. तो क्या इंडिपेंडेंट है? Okay. तो इसमें भी या तो ये वाला कंडीशन चेक कर लो या इन दोनों को देख लो, अलग अलग है तो इंडिपेंडेंट नहीं है. ओके. लेट्स से दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी. फिर से 1 2 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं. लेट्स से वन रीजन का प्रोबेबिलिटी है 0.25, टू रीजन का प्रोबेबिलिटी है 0.25, और थ्री रीजन का प्रोबेबिलिटी है 0.5. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज हैपेंड? इक्वल टू 1/3. तो दोबारा से ये इंडिपेंडेंट नहीं है. अब इसमें नंबर्स चेंज करते हैं थोड़े से. This is 0.6, 0.2, 0.2. Independent or not independent? अभी भी नॉट इंडिपेंडेंट है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंस हमने देख लिया. अब देखते हैं बेस थ्योरम. सो बेस थ्योरम इस पूरे चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको हम धीरे धीरे समझेंगे.
बेस थ्योरम भी बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है। इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, पर ये नाम जानने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या है। लेट्स से हमारे पास कई सारे इवेंट्स हैं, जो पूरा सैंपल स्पेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ इवेंट्स। अब हम इन सबको नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4 टिल Bn-1 एंड Bn। तो पूरे सैंपल स्पेस को हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, B1 टू Bn। अब हम एक दूसरा इवेंट लेते हैं, इवेंट A, जो हर एक इवेंट में थोड़ा थोड़ा है। सो दिस इज अनदर इवेंट दैट वी हैव डिफाइंड। ये हो गया हमारा इवेंट A। तो आप देख सकते हो कि इवेंट A और इवेंट B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते जब दोनों सेपरेट एरिया बना रहे होते, बट इनके पास कॉमन एरिया है, देयरफॉर दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो अगर इवेंट A हो चुका है, अगर इवेंट A नहीं हुआ, पहले हम इवेंट A को भूल जाते हैं, सिर्फ B इवेंट को देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कि B1 हो जाए that will just be the probability of B1 or the number of events in B1 divided by B1 plus B2 till Bn। सो इसमें हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं दी और इवेंट ए का कोई जिक्र नहीं है। बट द क्वेश्चन इज, अगर इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है तो B1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? So therefore, in other words, we are asking what is the probability of B1 given A has already happened? तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसके लिए हम ये जो कॉमन एरिया है इसको लेबलिंग करते हैं। ये वाला कॉमन एरिया है A1, A2, A3, A4 और सिमिलरली An-1 और An। तो अगर A ऑलरेडी हो चुका है और फिर B1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 टिल An। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम है। अगर इवेंट ए नहीं हुआ है तो नीचे वाला प्रोबेबिलिटी होगा, बट अगर इवेंट ए हो चुका है तो ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी होगा। अब इसको हम फॉर्मल तरीके से लिखते हैं, क्योंकि A1 A2 तो कुछ रैंडम ही है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखना है। तो इवेंट A1, probability of event A1 can also be written as A1 is equal to probability of B1 times probability of A given B1 has happened। This will be the probability of A1, right? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि probability of A given B1 is nothing but probability of A intersection B1 divided by probability of B1। और अगर इसको probability of B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, that will be nothing but the probability of A intersection B1 which is just the probability of A1।
तो बेस थ्योरम में बस A1 A2 AN जो है उन सबको A1 A2 A3 नहीं लिखा सिंपल सी लैंग्वेज में, बस ये कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया है। तो जो बेस थ्योरम का डेफिनेशन है दैट इज probability of B1 given A, this is equal to probability of B1 times probability of A given B1 divided by summation of probability of Bi times probability of A given Bi from I is equal to 1 to n। तो जो A1 A2 AN है उन सबको रिप्लेस करके इसने इस कठिन भाषा में लिख दिया है और कुछ नहीं किया। तो बेस थ्योरम समझ आ गई? ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास 3 बकेट्स हैं। पहली वाली बकेट में 2 ऑरेंज 3 एप्पल हैं। दूसरी बकेट में 3 ऑरेंज 2 एप्पल है। और तीसरी बकेट में 1 ऑरेंज 4 एप्पल है। What is the probability of getting an orange? Okay. So what is the P orange? If you select a fruit from any bucket, ये होगा टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस है 6, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है 15। तो दिस विल जस्ट बी 6/15। इसमें तो बेस थ्योरम की जरूरत नहीं है। अब बेस थ्योरम कब लगेगी? जब हमें पूछा हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैड सेलेक्टेड अ फ्रूट फ्रॉम द सेकंड बकेट गिवन दैट इट वाज एन ऑरेंज। दोबारा से बोलता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैड सेलेक्टेड अ फ्रूट फ्रॉम द सेकंड बकेट इफ इट वाज एन ऑरेंज? तो टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? 6। अब उसमें से सेकंड बकेट में कितने ऑरेंजेस थे? 3। तो अगर हमारे पास ऑरेंज आ गए तो प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड बकेट से आया दैट विल बी 3/6। तो इसमें बेस थ्योरम ऐसे लग रही है कि अगर हम बकेट 1 बकेट 2 बकेट 3 को A1 A2 B1 B2 B3 मान लें, ये पूरे सैंपल स्पेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 1 2 एंड 3। अब इवेंट ए है इनमें से ऑरेंज सेलेक्ट करने का इवेंट। तो लेट्स से ये हमारा इवेंट ए है। तो फर्स्ट बकेट में इसमें 2 होगा, बाहर 3 होगा। सेकंड बकेट में ऑरेंज वाला 3 होगा, बाहर 2 होगा। और थर्ड बकेट में ऑरेंज वाला 1 है, बाहर सिर्फ 4 है। अब हम कह रहे हैं गिवन दैट वी पिक्ड एन ऑरेंज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द सेकंड बकेट? क्योंकि अब ऑरेंज हमने ऑलरेडी पिक कर लिया है, इसका मतलब सैंपल स्पेस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एरिया। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इस सैंपल स्पेस में से हमने ये वाला लिया, दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया विच इज 3/6। सो जो हमने करा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1
B1 or B2 given A, this will be equal to A2 divided by A1 plus A2 plus A3, which is 3 divided by 6. तो एक तरह से हम बेस थ्योरम यूज कर रहे हैं. What is the probability that we selected a fruit from the third bucket given that it was an apple? Okay. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से एक स्कूल में 3 डिफरेंट क्लासेस हैं. क्लास ए 4 डिफरेंट क्लासेस हैं. क्लासरूम ए, क्लासरूम बी, क्लासरूम सी एंड क्लासरूम डी. क्लासरूम ए में 41 बॉयज हैं, 59 गर्ल्स हैं. क्लासरूम बी में 58 बॉयज हैं, 42 गर्ल्स हैं. क्लासरूम सी में 60 बॉयज हैं, 40 गर्ल्स हैं. और क्लासरूम डी में 55 बॉयज हैं, 45 गर्ल्स हैं. What is the probability that a randomly selected student from any of the classrooms is a boy? Find the probability of selecting a boy student from the school. तो इस केस में हमें बेस थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं दे रखा. तो इसका आंसर विल बी 41 प्लस divided by the total number of students, which is 400. ठीक है, तो this will be the probability of selecting a boy. The next question is, given that you selected a boy, what is the probability that it was from class C? तो इस केस में पहले हम बॉय विच वॉज फ्रॉम क्लास सी लेंगे 60 इन द न्यूमरेटर, और नीचे लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज विच इज 41 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 55. तो यही सिंपल चीज बेस थ्योरम है. ठीक? अगर इसको हम
वेन डायग्राम के टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ए बी सी एंड डी। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ओके, इनमें से कुछ बॉयज होंगे, मान लेते हैं अंदर वाले बॉयज हैं। तो क्लास ए में बॉयज थे 41, सो दिस इज 41, बी में 58, सी में 60 और डी में 55। ए में 59 गर्ल्स, 42 गर्ल्स, 40 गर्ल्स और 45 गर्ल्स। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय। तो उसमें हम बस ये वाला एरिया ले लेंगे टोटल में से। इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं गिवन दैट इट इज अ बॉय व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास सी। तो अब हम अपना सैंपल स्पेस इसमें लिमिट कर रहे हैं। अब इस सैंपल स्पेस में से सी में कितने बॉयज हैं दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बेस थ्योरम है, इसको फॉर्मल तरीके से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। एक सेकेंड, बेस थ्योरम का जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी लिख लो, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बोर्ड एग्जाम में उसकी ज़रूरत पड़ती है पर जेई में नहीं पड़ती। तो फॉर्मल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई गिवन ए is equal to probability of bi times probability of a given bi divided by the summation of probabilities of bi times probability of a given bi from I is equal to 1 to n। तो इस केस में न्यूमरेटर है हमारा probability of bi multiplied by probability of a given bi। ठीक है, तो और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट सिटीज का डेटा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 सिटीज में से दिल्ली में 8% ऑफ द पीपल आर ग्रेटर देन द एज ऑफ 65। मुंबई में 10% पीपल आर ग्रेटर देन एज ऑफ 65। कोलकाता में 7% पीपल आर ग्रेटर देन द एज 65। चेन्नई में 15% पीपल आर ग्रेटर देन द एज ऑफ 65। दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन इज 10 lakhs। मुंबई की टोटल पॉपुलेशन इज 10 lakhs। कोलकाता की टोटल पॉपुलेशन इज 5 lakhs और चेन्नई की टोटल पॉपुलेशन इज 15 lakhs। So what is the probability that out of these 4 cities if a person who is greater than 65 is chosen, he is from Delhi? What is the probability that if we pick a person who's greater than 65 from these 4 cities, then he belongs to Delhi?
तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम यूज करने के लिए पहले चारों सिटीज में पीपल हु आर ग्रेटर देन 65 निकाल लेंगे। तो दिल्ली में 8% ऑफ 10 लाख इज 80,000, मुंबई में 10% ऑफ 10 लाख इज 1 लाख, कोलकाता में 7% ऑफ 5 लाख इज 35,000, और चेन्नई में 15% ऑफ 15 लाख इज 2,25,000। तो इसका मतलब अगर हमने पर्सन 65 से बड़ा पिक किया है तो वो इन चारों में से ही होगा। एंड द प्रोबेबिलिटी कि इन सब लोगों में से दिल्ली का बंदा पिक हुआ है दैट इज गिवन बाय 80,000 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स which is 4,40,000. So the answer will be 8 by 44 or 2 by 11. इसको मैं डायग्राम वेन डायग्राम फॉर्म में भी समझा देता हूँ। तो अगर हम चारों सिटीज के लोग लेते हैं तो लेट अस से ये चार सिटीज के लोग हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अब इनमें से कुछ लोग होंगे जो ग्रेटर देन 65 हैं, उनको हम इस शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे। तो छोटे वाले सेमी सर्कल के अंदर हमारे ग्रेटर देन 65 वाले एज है। अब गिवन दैट अ पर्सन वाज चोजन फ्रॉम द स्मॉलर ग्रेटर देन 65 एज, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ये वाला एरिया कितना होगा आउट ऑफ द एंटायर सेमी सर्कल। ओके, सो दिस इज द बेस थ्योरम। अब आता है हमारा डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर हम प्रोबेबिलिटी को y एक्सिस पे लें, लेट से हम एक रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं हाइट ऑफ द पर्सन इन अ सिटी। तो x एक्सिस पे ले रहे हैं हाइट और y एक्सिस पर ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो मिनिमम हाइट लेट अस से इज 120 सेंटीमीटर और मैक्सिमम हाइट इज लेट अस से 220 सेंटीमीटर। तो जितने भी लोग हैं वो इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम हाइट के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। तो डेंसिटी कर्व में हम क्या करते हैं कि किस हाइट पे कितना प्रोबेबिलिटी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ग्राफ बना देते हैं। तो जैसे अगर 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग कम प्रोबेबिलिटी है, बाकियों में ज़्यादा है और फिर 220 में वापस कम है, तो एक तरह का ऐसे ग्राफ बन जाएगा जिससे पता लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलर हाइट लें तो उस हाइट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है एंटायर पॉपुलेशन में, वो होगी इतनी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व से हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर कितनी प्रोबेबिलिटी है उस वेरिएबल की वो पता चलती है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, जैसे कि नंबर है कोई, तो हमारे ऐसे लाइन की जगह ऐसे डॉट प्लॉट्स बनेंगे। पर अगर हमारा रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है, जैसे कि हाइट कंटिन्यूअस है, तो डिस्क्रीट डॉट्स की जगह एक कंटिन्यूअस लाइन बनेगी। पहला वाला को कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरे वाले को कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब इस डेंसिटी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि इसके अंडर का एरिया हमेशा 1 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है मिनिमम वैल्यू, राइट मोस्ट पॉइंट होता है मैक्सिमम वैल्यू। और एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स लें, अगर हम बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट करें, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल कर्व आती है। सो नॉर्मल कर्व ऐसे होती है, बेल शेप्ड। तो यानी कि मीन वैल्यू पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे जैसे हम मीन वैल्यू के आगे या पीछे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी के वैल्यू कम होती जाएगी। दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। area under the probability density curve will always be one because अगर हम सभी वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होती है। ओके, तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। अब और क्वेश्चंस करते हैं इसके। ओके, क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का।
तो मीन इज गिवन बाय समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो हम हर एक वैल्यू के लिए उसका प्रोबेबिलिटी लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा हमारा। And standard deviation sigma, this is given by summation of pi times xi minus mu whole square। जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो वेरिएंस का है, अगर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो एक एग्जांपल करते हैं। ये हाइट वाला ही एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट रो में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट है और सेकंड रो में हाइट है। लेट्स से 120 टू 140, 140 टू 170 और 160, 160 टू 180, 180 टू 200 और 200 टू 220। ये हमारी हाइट की रेंज है। और हर एक की प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 और 0.2 है। You have to find the average height and the standard deviation of the heights. तो एवरेज हाइट निकालने के लिए ये जो रेंज दे रखा है इसका मिड पॉइंट यूज कर सकते हो। ओके, एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। तो जब एवरेज निकालेंगे तो हम इसका मिड पॉइंट कंसिडर करेंगे कैलकुलेशंस में। सो 130, 150, 170, 190 और 210 मान लेंगे। एवरेज हाइट का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एच आई। सो 130 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है तो 0.1 इंटू 130। 150 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। सिमिलरली ऐसे सबका पी आई एच आई करके ऐड कर देंगे तो 174 आना चाहिए। तो अब इसका हम वो बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व।
तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व में एक्स एक्सिस पे आएगा हाइट और वाई एक्सिस पे आएगी प्रोबेबिलिटी। मिनिमम हाइट है हमारी 120, मैक्सिमम हाइट है 220, बीच में है 140, 160, 180 और 200। तो 120 और 140 के बीच में प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो कुछ इधर एक पॉइंट बना देंगे, 0.1, 0.2 और 0.3। 140 और 160 के बीच में प्रोबेबिलिटी 0.2 है, फिर 160 180 के बीच में 0.3 है, 180 200 के बीच में 0.2 और फिर वापस 0.2। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व कुछ ऐसा होगा इसका। तो एवरेज वैल्यू ग्राफ से दिख रही है कुछ 160 और 180 के बीच में ही आनी चाहिए। तो therefore our answer of 174 is quite close. ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे हाइट का, या फिर वेरिएंस ऑफ हाइट कैसे निकालेंगे? सो सिग्मा पी आई टाइम्स एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये होगा वेरिएंस। सो इस केस में दिस विल बी इक्वल टू 0.1 टाइम्स 130 माइनस 174 स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा? ऐसे ही हमारे पास 5 टर्म्स आएंगे। थर्ड टर्म होगा 0.3 टाइम्स 170 माइनस 174 स्क्वायर। फोर्थ टर्म होगा 0.2 टाइम्स 190 माइनस 174 स्क्वायर। और लास्ट टर्म होगा 0.2 टाइम्स 210 माइनस 174 स्क्वायर। इसको जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, विच इज द वेरिएंस। और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो किसी भी डेंसिटी कर्व का आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से।